बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफ़ीक मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचुरल जोन। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि इंसानी जिस्म के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे किसी भी इंसानी जिस्म के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, जागना बहुत ज़रूरी है, काम काज करना, खाना पीना, इन्हीं बुनियादी ज़रूरतों में एक ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं खुराक का हज़म होना। इंसानी जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए ग़ज़ा का खाना बुनियादी ज़रूरत है जी। तो आज हम बात करेंगे ग़ज़ा के हज़म होने से लेकर खुराक के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसका हमारे जिस्म से बाहर खारिज होना, यानी कि एक पूरा सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, जब हमारे किचन में खाना बन रहा होता है उसकी खुशबू से हमारे जो सेंसेस हैं वो एक्टिव होंगे और हमारा ब्रेन जिगर को ऑर्डर जारी करेगा कि किस तरह की खुराक बाहर से आने का अमकान है, तो जिगर उस तरह के केमिकल्स पैदा करना शुरू कर देता है। तो हमारा मुंह कुछ लुआब पैदा करता है और उन लुआब को ग़ज़ा में शामिल होना लाजमी होता है, जो कि ग़ज़ा के हज़म होने के लिए ज़रूरी होते हैं। जब हमारी आंखें ग़ज़ा को देख लेती हैं कि इसमें मिनरल्स किस तरह के हैं, इसमें चिकनाइयाँ कैसी हैं, इसमें मीठा कितना होगा, ये सारे मैसेजेस जो ब्रेन है ये फिर क्या करता है, कलेक्ट करके केमिकल बनाने के जो जिम्मेदारी जिगर की है उसको ऑर्डर देता है कि भाई आपके पास बाहर से इस तरह की ग़ज़ा आने वाली है। तो लिहाजा जिगर अपनी तैयारी करता है कि मुझे किस तरह के केमिकल पैदा करने हैं उस ग़ज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए। नाज़रीन, अगर हमारी अंतड़ी का सिस्टम स्लो है और जो 32 फुट लंबी अंतड़ी है उसमें से खुराक का वेस्ट मटेरियल प्रॉपर स्पीड से नहीं गुजर रहा, तो वो वेस्ट मटेरियल वहाँ रुकना शुरू हो जाता है और फिर वो ताफ़न और गैसेस पैदा होती हैं। तो फिर ये एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं कब्ज़ का सिस्टम, यानी एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है कि कॉन्स्टिपेशन क्या चीज़ है और इससे हमें कैसे जान छुड़ाना है। नाज़रीन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे खुराक के हज़म होने का जो सिस्टम है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम खुराक की स्मेल महसूस करते हैं उस वक्त एंजाइम बनना शुरू हो जाते हैं, या जब हम अपने टेबल पे खुराक को देख लेते हैं, हमारी आंखें ब्रेन को मैसेज दे देती हैं, तो हमारे मुंह के अंदर कुछ लुआब पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी जो स्टेप है वो है ग़ज़ा का चबा के इस्तेमाल करना। अगर हम अच्छी तरह से खुराक को चबा कर खाएंगे, खुराक को अच्छी तरह से पेस्ट बना के मैदे में उतारेंगे तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और अंतड़ियों में फिर ये खुराक कम से कम 2-2.5 घंटे तक ट्रैवल करती रहती है। नाज़रीन, आपको खुराक के हज़म होने का सिस्टम का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर किसी मरीज़ में खुराक का जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपर वक्त पे खारिज नहीं हो रहा और वो स्टे कर रहा है, तो उसमें गैसेस पैदा हो रही हैं, तो इसी को हम कब्ज़ कहते हैं। हमारी अंतड़ियों को एक्टिव रखने के लिए हमारे जिगर एक केमिकल बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं, सफ़रा भी कहते हैं। ये बाइल बेसिकली हमारी अंतड़ियों की हरकत को तेज़ करने के लिए होता है। अगर बाइल की मिकदार बहुत अच्छी नहीं है तब भी हमारी अंतड़ियाँ स्लो हो जाएंगी और हमारी खुराक का जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा देर तक अंतड़ी में रुकेगा और वो ताफ़न पैदा करेगा। कि अगर हम खुराक को अच्छी तरह से चबा कर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कब्ज़ का बायस बनेगी है। और तीसरा जो स्टेप है, अगर बाइल हमारी बहुत अच्छी नहीं है जो अंतड़ियों की हरकत को तेज़ करती है, तब भी हमारी अंतड़ी में कब्ज़ का एक एलिमेंट सामने आ सकता है। तो अब हम चलते हैं इस मसले को हल कैसे करना है। देखें, सबसे पहली बात तो वही है कि आप खाने को अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर खाएं। दूसरी बात, आप अपने खानों में चिकनाइयों का इस्तेमाल बहुत कम रखें, क्योंकि बाइल की प्रोडक्शन के लिए जो सफ़रा है जो अंतड़ियों की हरकत को बराबर रखता है, उसके लिए चिकनाई की मिकदार, अगर बहुत ज़्यादा हम चिकनाई खाते हैं तो हमारा जिगर स्लो काम करेगा, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। और अगर जिगर स्लो काम करता है तो बाइल जो है वो हमारी अंतड़ियों में पूरी मिकदार में नहीं गिरेगी, तो उससे भी फिर कब्ज़ हो। तीसरी अहम चीज़ आपको बताता हूँ, अगर हमारी खुराक में फ़ाइबर की मिकदार कम है तब भी कब्ज़ होगी। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो फाइबर मिली खुराकें हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर हम नाशपाती खाते हैं, अमरूद खाते हैं, इसके अलावा हम जो जौ का आटा खाते हैं, गंदम का आटा खाते हैं, तो वो छिलकों समेत खाना चाहिए। इसके साथ अगर आप अलसी के बीज को आप पाउडर बना लेते हैं उसका 1 चम्मच, और उसी में आप साबुत इसबगोल 1 चम्मच नीम गर्म दूध में या 1 गिलास पानी में आप डालकर 15-20 मिनट के लिए रख दें, और 15-20 मिनट के बाद आप वो अलसी का बीज और साबुत इसबगोल मिला नीम गर्म पानी या दूध खाने से 15-20 मिनट पहले आप खा लेते हैं, तो ये आपकी शिकायत दूर हो सकती है। अगर जिन लोगों में फैटी लिवर है और जिगर के अंदर फैट्स हैं,
जिनमें गाल स्टोन्स है, पित्ते की पथरियाँ हैं, उन लोगों में भी कब्ज़ रहती है। अगर किसी मरीज़ को ये शिकायत है कि उसमें फैटी लिवर है, उसमें चिकनाइयाँ या मोटापा और ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो इसका मतलब है अगर ऐसे मरीज़ में कब्ज़ रह रही है तो वो जिगर की कमज़ोरी का सबब हो सकता है। लिहाजा बेहतर ये है कि आप, हमारा एक बहुत मशहूर फार्मूला है जिसको हम अक्सीर जिगर कहते हैं, वो भी इस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में आपकी मदद करेगा। अक्सीर जिगर के लिए एक फार्मूला आपको बताता चलूँ। आपने रेवन चीनी लेनी है 50 ग्राम, और आपने लेना है मीठा सोडा 25 ग्राम, जौ खार आपने लेनी है 25 ग्राम, कलमी शोरा आपने लेना है 10 ग्राम, और ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 25 ग्राम। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को आप ग्राइंड करके पाउडर बना लें, और ये खाना खाने के 1 घंटा बाद में अगर आप नीम गर्म पानी से खा लेते हैं तब भी आपकी कॉन्स्टिपेशन का अमल स्लो हो सकता है। नाज़रीन, हमारे इस मशहूर फार्मूले को अक्सीर जिगर कहते हैं, तो ये भी आपकी कब्ज़ के अमल को बेहतर कर सकता है। नाज़रीन और सामीन, मुझे उम्मीद है मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अजीज़ों दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और मैं आखिर में ये भी कहूँगा कि अगर मालूमाती वीडियो को फैलाना सदका जारिया है तो मुझे खुशी होगी आप भी इस सदका जारिया में शामिल हो जाएं। नाज़रीन, मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।